तो हेलो दोस्तों, हसीबुर ऑनलाइन सोल्यूशन 25 पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिस्टोरी इतिहास चैप्टर 7 क्या है। चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चैप्टर को आज हम लोग अच्छी तरह से इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका अति लागू और अलागू वाला क्वेश्चन को आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, सबसे आसान भाषा में समझेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वन शॉट भाषा में लिखा हुआ है। अब आप लोग इस बार एक बार समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी नहीं भूलिएगा इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मिल जाए। तो हम वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्लास 12 हिस्टोरी इतिहास चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। भी अति लाघव वार लाघव उत्तरीय प्रश्न। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे आप लोग अति लागू वाला क्वेश्चन मिलेगा, 10 तो अति लागू वाला क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लागू वाला क्वेश्चन मिलेगा। इधर पे पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक कौन था, इसका स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक कौन था और इसका स्थापना कब हुई थी। तो आपको उत्तर देखिए, विजयनगर इसका स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का ने क्या था, दोनों भाई ने हरिहर एवं बुक्का ने क्या था। अगर आप इसका थ्योरी नहीं देखे हो तो इसको थ्योरी को हम 2 वीडियो में बना के पूरा चैप्टर को कंप्लीट करके बनाए हैं, उसको जाकर आप देख लीजिएगा ताकि ये सब आपको ये सब ऑब्जेक्ट ये सब क्वेश्चन आप लोगों का आराम से बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपको उत्तर है बहामनी साम्राज्य का संस्थापक 1347 ईस्वी में। कब 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या था। बहामनी साम्राज्य का संस्थापक किसने किया था, कब हुआ था। तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या था। अब लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, निकोली कोंटी किसके काल में भारत आया था। बोले कि निकोली कोंटी किसके काल में भारत आया था। इसका उत्तर है देवराय प्रथम के काल में भारत आया था। किसके काल में, देवराय प्रथम के काल में निकोली कोंटी भारत आया था। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कि डेमोगोस पेज, बोलो कि डेमोगोस पेज किसके काल में भारत आया था। डेमोगोस पेज किसके काल में भारत आया था। आपको उत्तर हो जाए कृष्णदेव राय के काल में। किसके काल में, कृष्णदेव राय के काल में। तो ये सब क्वेश्चन हम थ्योरी में बता चुके हैं और अगर उसको आप देख लीजिएगा तो आपको ये आराम से यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अफनासी, मतलब अफनासी निकेतन किसके काल में भारत आया था। अफनासी निकेतन किसके काल में भारत आया था। अब इसको देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है मोहम्मद शाह बहामनी। मोहम्मद शाह बहामनी साम्राज्य के काल में यह भारत आया था। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, रायचूर क्या है। रायचूर दोहाब से आप क्या समझते हैं। बोलोगे रायचूर दोहाब से आप क्या समझते हैं। देखो उत्तर देखिए, कृष्णदेव तुंगभद्र क्या है, तुंगभद्र रायपुर के नाम से जाना जाता है। रायचूर दोहाब को कृष्णदेव तुंगभद्र रायचूर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। बोले कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा अमुक्त माल्यदा। क्या हो जाएगा, अमुक्त माल्यदा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महानवमी क्या है, महानवमी का डिब्बा क्या था। बोले महानवमी का डिब्बा क्या था। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, महानवमी के बारे में डेमोगोस पेज ने बताया है कि महानवमी डिब्बा को विजयनगर का भवन कहा जाता है। देखो, डेमिगोस पेज ने बताया था कि महानवमी डिब्बा को क्या कहा था, विजय का भवन कहा जाता था, मतलब जीत का भवन कहा जाता था। यह महान बोले कि यह महानवमी स्वामी डिब्बा शहर के क्या है, स्वामी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित एवं विशाल मंच है। बोले कि सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है और यह एक विशाल मंच है। देखो, इसकी ऊंचाई है 40 फुट। क्या है, इसकी ऊंचाई 40 फीट है तथा 11,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। महानवमी डिब्बा था, यह 11,000 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था और ये कितना ऊंचाई था, 40 फुट ऊंचाई था। इसका आप लोग एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। इसके बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं, महानवमी डिब्बा क्या था। देखो, डेमिगोस पेज ने बताता है कि महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजय का भवन कहा जाता है। महान स्वामी डिब्बा का शहर के सबसे ऊंचे स्थान एवं विशाल मंच है। इसकी ऊंचाई 40 फुट है। क्या है, 40 फीट और
तथा 11,000 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था। 11,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ था। हम आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। कृष्णदेव राय की पुस्तक क्या बोला? कृष्णदेव राय की पुस्तक अमुक्त मलयाद किस भाषा में लिखी गई थी? और कृष्णदेव राय की पुस्तक अमुक्त मलयाद किस भाषा में लिखी गई थी? आपका इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा। क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बोला तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो क्या हो जाएगा? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब देखते हैं अब लागू वाला उत्तरीय प्रश्न क्या है। लागू उत्तरीय प्रश्नों का अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम्पी की खोज की कहानी पर प्रकाश डाले। बोले कि हम्पी की खोज की कहानी पर प्रकाश डाले। तो हम इसको देखते हैं किसने खोज किया था, कैसे क्या था। देखो 8वीं सदी के अंत में 8वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान को परास्त कर मतलब टीपू सुल्तान को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर को मुद्रा प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था। बोला कि 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान को हराकर टीपू सुल्तान को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर को मुद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया था। अब देखते हैं आगे। सीवेल ने विजयनगर पर फॉरगेटन अंपायर पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे देखिए बोले कि विजयनगर पर सीवेल ने विजयनगर पर फॉरगेटन अंपायर की पुस्तक लिखी थी। कर्नल कलिंग मैकेंजी कौन था? कर्नल कलिंग मैकेंजी सर्वप्रथम यहाँ का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। क्या था? यहाँ का मानचित्र को तैयार किया था। यहाँ का जो फोटो था उस फोटो को तैयार किया था। तो हम्पी की खुदाई का काम 1970 में चालू की गई थी। हम्पी की खुदाई का काम 1970 में आरंभ हुआ था। उसको खुदाई के काम तैयार किया गया था। इसको हम अच्छे तरह से समझ लेते हैं। देखिए देखो 8वीं सदी के अंत में जब 8वीं सदी खत्म होने वाला था तब टीपू सुल्तान को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था। सीवेल के विजयनगर पर बोले कि सीवेल क्या है? सीवेल के विजयनगर पर फॉरगेटन अंपायर पुस्तक लिखी गई थी और यह काम 1970 में चालू किया गया था। कब किया गया था? 1970 में चालू किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है विजयनगर कालीन सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्या है? विजयनगर कालीन सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए विजयनगर के रायों ने वहाँ के जो रायों ने सिंचाई व्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान दिया था। सिंचाई व्यवस्था पर बहुत ही अत्यधिक ध्यान दिया था। विजयनगर चारों ओर से चारों तरफ से ग्रेनाइट चट्टानों से घिरा था। मतलब कि ग्रेनाइट एक चट्टान था, पहाड़ था, उस पहाड़ों से घिरा था। इन चट्टानों से झरने निकल रहा था। अब बोले कि तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। बोले कि इन चट्टानों से पानी निकलकर तुंगभद्रा नदी में मिलती थी। इन सभी धाराओं को बांधकर बोले कि इन सभी पानी के धाराओं को बांधकर मतलब इकट्ठा कर पानी की हौज बनाए गए थे। बोले कि एक पानी की हौज बनाए गए थे, पानी को इकट्ठा कर रहा था, पानी की हौज बनाए गए थे। अब आगे बोल रहा है कि इसके पानी से ही खेती की जाती थी। बोले कि इसी के पानी से ही खेती की जाती थी। अब समझ लीजिए, ये मान लीजिए ये एक विजयनगर है। क्या है? विजयनगर है। इस विजयनगर को चारों तरफ से ग्रेनाइट पत्थर से घिरा हुआ था। क्या था? ग्रेनाइट पत्थर से घिरा हुआ था। इस ग्रेनाइट पत्थर के चारों तरफ से झरने निकल रहा था। क्या झरने? मतलब पानी का झरना निकल रहा था। इस पानी के झरनों को एक जगह में बंद कर, मान लीजिए यहाँ पे बंद कर, पानी को इकट्ठा कर रहा था। उसी पानी से ही विजयनगर की सिंचाई की जाती थी। आप लोग इसमें मोटी मोटी बात में इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक के विवरणों का उल्लेख करें। बोले कि अब्दुल रज्जाक के विवरणों का उल्लेख करें। तो हम अब्दुल रज्जाक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखो अब्दुल रज्जाक मध्य एशिया का शासक था। मध्य एशिया का शासक शाहरुख का इतिहासकार था। क्या था? शाहरुख का इतिहासकार था। वह 1441 से 42 के विजयनगर देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। किसके काल में आया था? बोले कि 1440 से 41 के बीच में विजयनगर में देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक विजयनगर द्वितीय के दरबार में आया था।
उसका कहना है, किसका कहना है, अब्दुल रज्जाक का कहना है कि विजयनगर एक ऐसा शहर है जैसा कभी ना आंखों ने देखा है। बोला कि विजयनगर एक ऐसा शहर है जैसे हमने कभी आंखों से नहीं देखे हैं। इसके सामान पृथ्वी पर कोई आस्थान सुनने में आया है, यही बोल रहा है कि इसके जैसा कोई भी चीज पृथ्वी पर नहीं सुनने मिला है। पहली बार हमने इससे विजयनगर के बारे में हमने देखा है और सुना है। इसकी तुलना किसी अन्य नगर से नहीं की जा सकती। बोला कि इसकी तुलना किसी अन्य नगर से नहीं की जा सकती है। इसको आप लोग अच्छी तरह से फिर से समझ लीजिए। देखो, अब्दुल रज्जाक मध्य एशिया का शाहरुख का इतिहास का था। बोला कि एक शाहरुख था, उसका इतिहास का था, उसके बारे में लिखता था, कुछ उसके बारे में बताता था। वह एक 1441 से 42 विजयनगर देवराय के द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उसका कहना है कि विजयनगर एक ऐसा शहर है। बोला कि विजयनगर एक ऐसा शहर है जैसे हमने कभी ना आंखों से देखा है, ना कभी इसके सामान जैसे राजस्थान सुनने को मिला है। इसकी तुलना किसी अन्य नगर से नहीं की जा सकती। बोला कि इसकी तुलना किसी भी अन्य नगर से नहीं की जा सकती है। तो इसका हम फिर आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, गोपुराम से आप क्या समझते हैं। क्या है गोपुराम से आप क्या समझते हैं। देखो, गोपुराम को हम पहले मोटे मोटे बात में पहले ही जान लेते हैं इसके बारे में। गोपुराम क्या होता था। गोपुराम, देखो वहाँ का मंदिर था, जो वहाँ का जो मंदिर था, मान लीजिए मंदिर है, इन मंदिरों में जो गेट लगाएगा, इन मंदिरों में जो गेट लगाएगा, उस गेट को ही गोपुरम कहते हैं। जो गेट लगा रहा था, उस गेट को ही गोपुरम कहते हैं। मान लीजिए गेट है, दरवाजा है, इस दरवाजा को ही गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, गोपुरम प्रदेश बोले कि प्रवेश द्वार को कहा जाता है। जो प्रवेश द्वार है, जो आदमी प्रवेश कर रहा है, पहले द्वार है, उस पहले द्वार में ही लगा हुआ था, प्रवेश द्वार को कहा जाता है। मतलब पहले ही गेट पर लगाता था, प्रवेश द्वार को कहा जाता था। विजयनगर शासकों ने, मतलब कि विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था। खासतौर पर मंदिरों में ही गोपुरम का निर्माण कराया था। यह अत्यधिक विशाल, क्या है, यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। बोला कि अत्यधिक विशाल, मजबूत और ऊंचे होते थे। इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे, तो मोटे तौर पर समझ लीजिए गोपुरम क्या है। देखो, गोपुरम उसे कहते हैं, अपनी भाषा में समझ लीजिए, जो विजयनगर के मंदिरों में लगाया जाता था। विजयनगर के मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया जाता था। यह अत्यधिक विशाल एवं या अत्यधिक शक्तिशाली एवं ऊंचे होते थे, बहुत मजबूत एवं ऊंचे होते थे। अब लोग इसको आराम से समझ लीजिए। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा। बोले कि हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के स्थानीय मृत्यु देवी पंपा देवी के नाम से हम्पी का नाम उजागर हुआ था। बोला है कि ऐसा माना जाता है, यहाँ का स्थानीय मृत्यु देवी पंपा, क्या था, मृत्यु देवी पंपा देवी के नाम से ही हम्पी का नाम उजागर हुआ था। इस प्रकार विजयनगर का नाम हम्पी पड़ा था। बोले कि इसी प्रकार विजयनगर का नाम हम्पी पड़ा था। अब हम आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, न्यायालंकार व्यवस्था क्या है। बोले कि न्यायालंकार व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, जागीरदारी व्यवस्था को न्यायालंकार व्यवस्था कहा जाता है। किसको, जागीरदारी व्यवस्था को न्यायालंकार व्यवस्था कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। बोले कि राजा को राय कहा जाता था। इसी बहुत आसान भाषा में इसके आंसर लेकर आए हैं। इसका आप लोग इसको बस इतना ही आप लोग ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा तो इसको आप छोड़ कर नहीं आइएगा, गारंटी के साथ आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए। देखो, जागीरदारी व्यवस्था को, किसको, जागीरदारी व्यवस्था को, वहाँ के जो जागीर था, जागीरदारी व्यवस्था को न्यायालंकार व्यवस्था कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। अब आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं 2 वंशों के नाम लिखे। जहाँ पे जो शासन क्या था, कौन सा वंश से शासन क्या था, बोला कि किन्हीं 2 वंशों के नाम लिखे। तो पहला वंश है संगम, क्या है, संगम। दूसरा है सुलभ, क्या है, दूसरा सुलभ है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषता का वर्णन करें। बोला कि विजयनगर का स्थापत्य कला के विशेषता का वर्णन करें। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा, क्या है, तुंगभद्रा नदी के संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ था। एक तुंगभद्रा नदी था, उस नदी के कहाँ के दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ था। इन्होंने पुराने मंदिरों का विस्तार किया था। बोला कि इन्होंने पुराने मंदिरों का विस्तार किया था।
कई मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करा। बोला कि कई मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करा, मतलब गोपुरम जो गेट लगाया था, जो पुराने मंदिर था उस मंदिर में लगा हुआ नहीं था, तो उस मंदिर में कई मंदिरों में गोपुरम का निर्माण किया था। यहाँ का स्थापत्य कला 3 भागों में विभाजित की गई थी। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित की गई थी। पहले नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए राजशाही। क्या है? राजशाही। दूसरा पे है धार्मिक। क्या है? धार्मिक। एवं तीसरा पे है नागरिक। तीन भागों में विभाजित किया गया था। देखो, विजयनगर साम्राज्य में पल्लव एवं चोल शैली का मिश्रण देखने को मिला था। लेकिन पल्लव एवं चोल शैली का मिश्रण देखने को मिला था। इसके बारे में हम थोड़ा मोटे मोटे तौर पर जान लेते हैं। विजयनगर शैली के भवन कहाँ का? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा एक नदी था उस नदी के दक्षिण क्षेत्र में फैला था। इन्होंने बोला कि इन्होंने पुराने मंदिरों का विस्तार किया था। जो पुराना मंदिर था और मंदिरों में देखभाल नहीं होता था, उन मंदिरों का विस्तार किया था। उन मंदिरों में किसका? गोपुरम का निर्माण किया था। उन मंदिरों में गोपुरम का निर्माण किया था। और इस स्थापत्य कला को 3 भागों में विभाजित की गई थी। कितने? 3 भागों में विभाजित की गई थी। राजशाही, धार्मिक एवं नागरिक, इन 3 भागों में विभाजित की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में पल्लव एवं चोल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के हरांश के दो प्रमुख कारण का उल्लेख करें। हरांश मतलब कि विजयनगर कैसे खत्म हो गया था, वहाँ के 2 कारक को बताइए कैसे विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, जब बहमानी राज्यों को समझ में आया, 2 राज्य था। क्या? बहमानी राज्य था और एक विजयनगर। देखो, जब बहमानी राज्य को यह समझ में आया कि विजयनगर का शासक था कौन था? राम राय था विजयनगर का शासक, लेकिन उनमें फूट डालकर इस्लाम धर्म का अपमान कर रहा था। इस्लाम धर्म का अपमान कर रहा था। तब वह राम राय के खिलाफ, कौन? बहमानी साम्राज्य के राजा राम राय के खिलाफ एकजुट होकर किसके खिलाफ? राम राय के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने मिलकर तालीकोटा का युद्ध में, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विजयनगर को परास्त कर दिया था, मतलब विजयनगर को हरा दिया था। निजाम शाह ने, विजयनगर के बहमानी साम्राज्य जो शासक था निजाम शाह ने राम राय का सिर काटकर एक भाले पर टांग कर, बोला कि एक भाले पर टांग कर उसे घुमाया। इस प्रकार समस्त विजयनगर का सर्वनाश हो गया। मतलब इसी प्रकार समस्त विजयनगर का खत्म हो गया। अब इसका मोटा मोटी बात में जान लेते हैं। देखो, बहमानी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। हम इसके थ्योरी में बता चुके हैं अच्छी तरह से। अगर उस थ्योरी को आप नहीं देखो तो थ्योरी का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। देखो, बहमानी साम्राज्य क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। जब विजयनगर का राजा राम राय ने इस्लाम धर्म पर अपमान कर रहा था, तब उसके खिलाफ राम राय के खिलाफ एकजुट होकर, कौन? बहमानी साम्राज्य के राजा राम राय के खिलाफ एकजुट होकर जो विजयनगर का शासक था, इसका सिर काटकर इसे भाले को ऊपर टांगकर घुमा रहा था। किसने? निजाम शाह ने राम राय का सिर काटकर भाले को ऊपर टांगकर घुमा रहा था। इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य के हरांश हो गया, मतलब खत्म हो गया। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 3 ऐतिहासिक इमारतों का उल्लेख करें। तो विजयनगर साम्राज्य में किन्हीं 3 ऐतिहासिक इमारतों, मतलब जहाँ की इमारत था, ऊंचे इमारत था, उसके बारे में जिक्र करें। यहाँ पे देखिए उत्तर, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित 3 इमारतों का नाम। तो पहले नंबर पे है कमल महल। क्या है? पहले नंबर पर कमल महल। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, विजयनगर की खूबसूरत महल कमल महल है। तो विजयनगर की खूबसूरत महल थी कमल महल। इसकी ऊपरी की संरचना कमल की तरह दिखती थी। मतलब कि इसकी ऊपरी की संरचना, जो ऊपर का टॉप वाला भाग कमल फूल की तरह दिखता था। किसकी तरह? कमल फूल की तरह दिखता था। अब दूसरा नंबर पे है क्या? महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो विदेशी यात्री डेमिगो स्पेस ने बताया, डेमिगो स्पेस ने इस विजयनगर का भवन कहा जाता था। विजयनगर का भवन कहा जाता था। महानवमी डिब्बा को विजयनगर का भवन कहा जाता था। यह महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल मंच है। मतलब शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल मंच है।
ये दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। अब इसका देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। तीसरा नंबर पॉइंट देखो विट्ठल मंदिर, जहाँ का विट्ठल मंदिर था बहुत अच्छा मंदिर था, बोला कि विट्ठल मंदिर। देखो यह मंदिर 500 फीट ऊंचा, 500 फीट लंबे, क्या था 500 फीट लंबा और 300 फुट चौड़ा। कितना था 300 फुट चौड़ा, 4 दीवार से घिरा था, मतलब चारों दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था। यह विष्णु का मंदिर था, बोले कि यह विष्णु का मंदिर है। यही बस लिख दीजिएगा, तीन जो इसका इमारतों का उल्लेख किया है, यही बस लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हम इसको देख लेते हैं। 11 नंबर है कि विजयनगर में आने वाले 2 विदेशी यात्री का नाम लिखिए। जो विजयनगर में आए था उन 2 विदेशी यात्रियों का नाम लिखिए। 1 नंबर पे क्या है, अपना सिंह निकेतन है, क्या है अपना सिंह निकेतन। और दूसरा नंबर पे है अब्दुल रज्जाक, क्या है अब्दुल रज्जाक। इसी तरह इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इसका एक वीडियो में आपका जितना ही इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा इस चैप्टर का, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में आप लोगों को लेकर आ जाएंगे। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको यह वीडियो मिल जाए, इस क्वेश्चन को आप लोग मिल जाए। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हो तो हम यहाँ पे नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करके या व्हाट्सअप करके आप उस PDF को ले सकते हैं। तो हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं।